विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा एडुसेट प्रसारण में आपका स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आपके साथ हूँ एक और मज़ेदार विषय पर बातचीत करने के लिए। आज हम परिवेश अध्ययन झरोखा पुस्तक कक्षा चौथी के पाठ 15 कहाँ से जल विषय पर बात करेंगे। चलिए बच्चों, अब इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको बादल, चिड़िया, पहाड़, पेड़, नदी, ट्यूबवेल, कुआं, बांध, हैंडपंप आदि दिखाई दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, चित्र में मुख्य रूप से पानी दर्शाया गया है। पहाड़ों से नदी निकल रही है। ट्यूबवेल के जल से खेतों में पानी दिया जा रहा है। हैंडपंप और कुएं का जल भी चित्र में दिखाई दे रहा है और बांध का पानी भी है। नदी, हैंडपंप, बांध, ट्यूबवेल, कुआं आदि से हमें जल प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें जल के स्रोत कहते हैं। आपने अपने आसपास के परिवेश में इनमें से कुछ जल स्रोत अवश्य देखे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम जल के विभिन्न स्रोतों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले आप मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने किन किन पक्षियों को कहाँ पानी पीते हुए देखा है? क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हो और पीने के लिए पानी ही ना मिला हो? क्या कभी घर में पानी के अभाव में आपके कुछ काम रह गए जो आप कर नहीं पाए हो? या फिर आपने कभी सोचा है कि यदि पृथ्वी पर कहीं पानी ही ना हो तो क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने हमसे ये सारे प्रश्न क्यों पूछे। आपके मन में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बड़ी जिज्ञासा हो रही होगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पानी विषय पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में चर्चा के विषय रहेंगे जल के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोत, नदियों पर बांध बनाने की आवश्यकता, जल की वाष्पीकरण एवं संघनन क्रियाएं, बाढ़ को रोकने के उपाय, जल चक्र का महत्व। क्या आपको पता है कि पानी कहाँ से प्राप्त होता है? पानी हमें ट्यूबवेल, हैंडपंप, कुएं, नल, वर्षा, जोहड़ आदि से मिलता है मैडम जी। सही कहा प्यारे बच्चों, ये सभी जल के स्रोत हैं जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है। चलिए और जानते हैं कि हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है। अच्छा बताइए तो बच्चों, इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये समुंदर है बच्चों। जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक आपको समुंदर में पानी ही पानी दिखाई देता है और पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा स्रोत ये समुंदर ही होता है बच्चों। समुंदर का पानी पीने योग्य नहीं होता क्योंकि वो खारा होता है। हमें ताजा जल तालाब और झील से मिलता है। हम ताजा और मीठा पानी ही प्रयोग करते हैं। नदियां भी मीठे जल का स्रोत है बच्चों। बहुत से लोग नदियों के पानी का उपयोग नहाने, कपड़े धोने और कृषि में भी करते हैं। क्या आप जानते हैं पानी का स्रोत भूमिगत जल भी है? आपने कुएं तो देखे ही होंगे, उसमें पानी कहाँ से आता है? क्या कभी सोचा है? ये जमीन के अंदर से आता है बच्चों। इसे ही भूमिगत जल कहते हैं। ये भी मीठा जल होता है। नलकूप व कुओं का प्रयोग भूमिगत जल को निकालने के लिए किया जाता है। वर्षा का जल भी हमारे लिए उपयोगी है। ये ताज़ा पानी होता है। कई लोग
इसे जमा करके कृषि व कपड़े धोने जैसे कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। वर्षा का जल भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने में भी सहायता करता है, परंतु धरती का बहुत सा जल खारा या नमकीन समुद्र का जल होता है जो हम उपयोग नहीं कर सकते। अतः हमें मीठे जल का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बहुत से देशों में लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता, इसलिए हमें पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जल के प्राकृतिक स्रोत हैं वर्षा, झील, झरना, नदी, समुद्र आदि, जबकि जल के मानव निर्मित स्रोत हैं तालाब, नहर, जोहड़, हैंडपंप, नल, ट्यूबवेल, कुआं आदि। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नदियों पर बांध क्यों बनाए जाते हैं? चलिए जानें। ये बांध का चित्र है बच्चों। वर्षा के दिनों में नदियों में प्राय पानी की मात्रा ज्यादा होने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। बांध बनाकर नदियों के पानी के बहाव को नियंत्रित करने से बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। इकट्ठा किया गया पानी कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, जैसे जलाशय बनाकर मछली पालन करना, बिजली उत्पादन, सिंचाई करना आदि। बांध में जमा किए गए पानी से नहरें निकालकर जल की आपूर्ति की जाती है। चलिए और जानें। बच्चों, क्या कभी आपने पानी को भाप बनकर उड़ते हुए देखा है? या क्या आपने कभी सोचा है कि वर्षा कैसे होती है? चलिए इन सभी प्रश्नों के हल जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आपने घर में देखा होगा कि गर्म चाय, दूध या पानी में से कुछ धुआं सा निकलता है। इस धुएं को भाप कहते हैं। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों। इस चित्र की सहायता से हम जल चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार गर्म पतीले का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक वैसे ही सूर्य की गर्मी से तालाबों, नदियों, समुद्रों आदि का पानी भी वाष्प बनकर उड़ जाता है। इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और जिस प्रकार पतीले के ढक्कन पर भाप ठंडा होने के कारण बूंदों में बदल जाती है, उसी तरह अधिक ऊंचाई पर ठंड होने के कारण वाष्प बनकर उड़ा हुआ पानी छोटी छोटी बूंदों में बदलकर बादल बन जाता है। इसे संघनन कहते हैं। यही छोटी छोटी बूंदें बड़ी होकर वर्षा के रूप में धरती पर गिरती हैं। बारिश का पानी नदी, नालों में बहकर समुद्र में चला जाता है और पुनः वाष्पित होता रहता है। इस प्रकार यह जल चक्र चलता रहता है। तो प्यारे बच्चों, क्या अब आपने जाना कि वाष्पीकरण क्या है? पानी का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है और वाष्प का दोबारा पानी की बूंदों में बदलना संघनन कहलाता है। ये दोनों क्रियाएं मिलकर जल चक्र बनाती हैं। चलिए अब जल चक्र के महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं जल चक्र पृथ्वी पर जल स्रोतों को स्वच्छ रखता है। जल चक्र के कारण ही वायुमंडल में मौजूद पानी का स्थानांतरण होता है और वर्षा के रूप में भूमंडल पर भूमिगत जल का स्तर भी बढ़ता रहता है। यह सब जल चक्र के कारण ही संभव है। इसलिए वायुमंडल में जल चक्र एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। प्यारे बच्चों, अब आप एक गतिविधि करेंगे। इस चित्र की तरह आप भी जल चक्र का चित्र अपनी कॉपी में बनाएंगे और अपनी अध्यापिका से चेक कराएंगे। अब बात करते हैं बाढ़ को रोकने के कुछ उपायों की। बाढ़ को रोकने के लिए नदियों के किनारे पर ऊंचे बांध बनाने चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और वनों के कटाव पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इन सभी उपायों को अपनाकर हम बाढ़ के खतरे को
रोक सकते हैं और नदियों के पानी का उपयोग सही कार्यों के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं जल प्रदूषण की। जब बाहरी पदार्थ एवं वस्तुएं जल में मिलकर जल के वास्तविक गुणों को इस प्रकार बदल देते हैं कि वह मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो जाए या उसकी उपयोगिता कम हो जाए तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं बच्चों। विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां मिलने से जल प्रदूषित होता है और प्रदूषित जल विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। अब जल प्रदूषण के कुछ कारणों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कारखानों के अवशिष्ट पदार्थों को नदियों, नहरों, तालाबों आदि किसी अन्य स्रोत में बहा दिया जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीव जंतु व पौधों पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही जल पीने योग्य नहीं रहता और प्रदूषित हो जाता है। मल मूत्र को आज नदियों व नहरों आदि में बहा दिया जाता है। यही मूत्र व मल हमारे जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं। गांव में लोगों के तालाबों, नहरों में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, बर्तन साफ करने आदि से भी ये जल स्रोत दूषित होते हैं बच्चों। इन तस्वीरों को ध्यान से देखो बच्चों। प्रतिदिन कितना सारा कचरा इन जल स्रोतों में बहाकर इन्हें दूषित किया जा रहा है। इसे रोकना बहुत जरूरी है। बच्चों, अब हम बात करेंगे दूषित जल के दुष्परिणामों की। प्यारे बच्चों, पेयजल के साथ साथ रोगवाहक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और हैजा, टाइफाइड, पेचिश, पीलिया जैसे भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है और कई बार इन भयंकर बीमारियों के कारण सही समय पर इलाज न मिलने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें सदैव स्वच्छ, साफ और ताज़ा जल का ही सेवन करना चाहिए, ताकि जल से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम अपने शरीर का बचाव कर सकें। अब बात करते हैं जल प्रदूषण को रोकने के उपायों के बारे में। जल स्रोतों के पास गंदगी फैलाने, साबुन लगाकर नहाने तथा कपड़े धोने पर रोक लगे, ताकि पानी को गंदा होने से बचाया जा सके। पशुओं के नदियों, तालाबों आदि में नहलाने पर भी पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि पशुओं के नदियों, तालाबों में नहाने से भी पानी प्रदूषित होता है। सभी प्रकार के अपशिष्टों तथा अशुद्धि युक्त बहाव को नदियों, तालाबों तथा अन्य जल स्रोतों में बहाने पर रोक लगाई जाए। नदियों में शवों, राख तथा अधजली लकड़ी के बहाने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। धार्मिक स्थलों पर लोग नदियों के किनारे पूजा करते हैं और विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे फूल, धूप, अगरबत्ती आदि पानी में बहाते हैं। इस पर भी रोक लगाई जाए। फसलों के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार ही किया जाए। और सबसे जरूरी बात, जन जागरूकता को बढ़ावा देना और जल संरक्षण के लिए जागरूक करना, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक
ना तो जल प्रदूषण को रोका जा सकता है और ना ही जल संरक्षण की बात सोची जा सकती है। बच्चों, एक गतिविधि और करते हैं। पानी के भिन्न भिन्न स्रोतों की तस्वीर इकट्ठा करो और उन्हें अपनी कॉपी में चिपकाओ। प्रत्येक के नीचे उसका नाम भी लिखो और अपनी अध्यापिका से चेक कराओ। प्यारे बच्चों, अब पाठ के आधार पर हम कुछ अभ्यास कार्य भी करेंगे। प्रश्न पहला, नीचे पानी के कुछ स्रोत दिए गए हैं। इनमें से प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोतों को छांटकर दी गई तालिका में लिखिए। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और नीचे प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोतों की 2 तालिकाएं बनी हुई हैं। आपको इन शब्दों में से छांटकर सही स्थान पर लिखना है। पहला शब्द है वर्षा। आप सभी जानते हैं कि वर्षा एक प्राकृतिक स्रोत है, इसलिए इसको पहली तालिका में लिखेंगे। बच्चों, दूसरा ऑप्शन है तालाब। तालाब मानव निर्मित जल स्रोत तथा प्राकृतिक जल स्रोत दोनों है, इसलिए इसे दोनों तालिकाओं में लिखा जाएगा। तीसरा ऑप्शन है नहर। नहर भी मानव निर्मित जल स्रोत है। ये मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है, इसलिए इसे भी आप दूसरी तालिका में लिखेंगे। अगला ऑप्शन है नदी। प्यारे बच्चों, नदी एक प्राकृतिक जल स्रोत है। जब पहाड़ों से बर्फ पिघलती है तो वह पानी बहकर नदियों का रूप ले लेता है, इसलिए यह एक प्राकृतिक जल स्रोत है। यह पहली तालिका में लिखा जाएगा। उसके बाद है झरना। झरना भी एक प्राकृतिक स्रोत है, इसलिए पहली तालिका में लिखा जाएगा। उसके बाद झील। झील भी प्राकृतिक स्रोत है, यह भी पहली तालिका में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है जोहड़। लेकिन जोहड़ प्राकृतिक स्रोत नहीं है, यह मानव निर्मित है। गांव में जब सारा गंदा पानी इकट्ठा एक जगह हो जाता है तो वह जोहड़ का रूप ले लेता है। आपने देखे होंगे बहुत से जोहड़ बच्चों, ये एक मानव निर्मित स्रोत है। उसके बाद है हैंडपंप। हैंडपंप भी मानव निर्मित स्रोत है। ये मनुष्य द्वारा बनाया जाता है जल प्राप्त करने के लिए, इसलिए यह दूसरे तालिका में लिखा जाएगा। उसके बाद नल। नल भी मानव निर्मित स्रोत है, दूसरी तालिका में लिखा जाएगा। उसके बाद है समुद्र। समुद्र एक प्राकृतिक स्रोत है बच्चों, इसलिए पहली तालिका में लिखा जाएगा। अगला है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल भी मानव निर्मित स्रोत है, इसलिए इसे तालिका 2 में लिखा जाएगा। अगला ऑप्शन है कुआं। कुआं भी बच्चों मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, यह भी एक मानव निर्मित जल स्रोत है, इसलिए इसे तालिका दूसरी में लिखा जाएगा। अगला है चश्मा। जैसे आपने सुना होगा सोहना में गर्म पानी का चश्मा है, ये चश्मा खुद बनता है, इसलिए यह एक प्राकृतिक जल स्रोत है, पहली तालिका में लिखा जाएगा। और आखिरी ऑप्शन है जेट पंप। जेट पंप भी मनुष्य द्वारा जल प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए यह एक मानव निर्मित जल स्रोत है, इसे दूसरी तालिका में लिखा जाएगा। बच्चों, यह अभ्यास कार्य आपकी पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन के पेज नंबर 124 पर दिया हुआ है। आप इसे अपनी कॉपी में करेंगे और अपनी अध्यापिका से चेक कराएंगे। अब इन प्रश्नों के हल भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पानी का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो अब आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि पानी का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है वाष्पीकरण। वाष्प के दोबारा पानी की बूंदों में बदलने को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, वाष्प जब दोबारा पानी की बूंदों में बदलता है तो उस क्रिया को संघनन कहते हैं। तो इसमें सही उत्तर है संघनन। अगला प्रश्न है, वर्षा का जो जल धरती सोख लेती है उसे हम दोबारा कैसे प्रयोग में लाते हैं? तो प्यारे बच्चों, वर्षा का जो जल धरती सोखती है
उसे हम भूमिगत जल कहते हैं और इस भूमिगत जल को हम कुओं या हैंडपंप की सहायता से दोबारा प्राप्त करते हैं और प्रयोग में लाते हैं। इसलिए सही उत्तर होगा कुएं या हैंडपंप। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी बरसात का पानी चखा है? यदि हाँ, तो बताएं कि इसका स्वाद कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, बरसात के पानी का स्वाद मीठा होता है, इसलिए यहाँ सही उत्तर मीठा होगा। ये सभी प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन के पाठ 15 में पेज नंबर 123 पर दिए हुए हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट करेंगे और अपनी अध्यापिका से चेक कराएंगे। चलिए अब एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं। नीचे दिए जिन कामों में पानी की ज़रूरत है उन पर सही का निशान लगाओ। अब यहाँ पर आपको कुछ काम दिए हुए हैं, आपको इन कामों को ध्यान से पढ़ना है और जानने की कोशिश करनी है कि कौन से काम में पानी की ज़रूरत होती है और कौन से काम में पानी की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन है खेलने में। क्या खेलने में पानी की ज़रूरत होती है? नहीं ना, तो यहाँ पर हम इस बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। दूसरी ऑप्शन है गाना गाने में। गाना गाने में भी बच्चों पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगली ऑप्शन चाय बनाने में। हाँ, चाय बनाने में पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इस पर सही का निशान लगाएंगे हम। अगला आटा गूंदने में। इस कार्य के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ भी सही का निशान लगाएंगे। लिखने में कोई पानी की ज़रूरत नहीं होती। नाव चलाने में, नाव चलाने में बच्चों पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो नाव नहीं चलेगी, पानी में ही नाव चलती है। अब यहाँ पर भी आप सही का निशान लगाएंगे। अगला है चित्र बनाने में। चित्र बनाने में भी कोई पानी की ज़रूरत नहीं होती। पौधों को उगाने में, पौधों को उगाने के लिए पानी की ज़रूरत ज़रूर होती है, इसलिए यहाँ सही का निशान लगाएंगे। और उसके बाद है पंखा चलाने में। इस ऑप्शन में, इस कार्य में किसी भी प्रकार के पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको खाली छोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने जाना कि कौन कौन से कामों में पानी की ज़रूरत होती है और कौन कौन से कामों में पानी की ज़रूरत नहीं होती। अब इस अभ्यास कार्य को देखकर आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अब इस पाठ के आधार पर हम क्विज के कुछ प्रश्न करने की कोशिश करेंगे बच्चों। और पहला प्रश्न है, निम्न में से पानी का मुख्य स्रोत कौन सा है? नदी, तालाब, वर्षा और झील। और इसका सही जवाब है वर्षा। भूमिगत जल के स्रोत हैं हैंडपंप, कुआं, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। दूषित जल पीने से निम्न में से कौन सा रोग नहीं होता? और विकल्प हैं हैजा, पेचिश, पीलिया, कोरोना। और इसका सही जवाब है कोरोना। प्रातःकाल घास व पेड़ पौधों पर दिखाई देने वाली पानी की बूंदों को क्या कहते हैं? ओस, बर्फ, ओले, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ओस। निम्न में से पानी की जरूरत होती है पीने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। पानी की बर्बादी रोकने के लिए निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? नहाने के लिए बाल्टी का प्रयोग करना, ब्रश करते समय नल बंद करना, गाड़ी
को पाइप से धोना, उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है गाड़ी को पाइप से धोना। इनमें से कौन सा पानी का स्रोत नहीं है? वर्षा, नदी, तालाब, बिल। और इसका सही जवाब है बिल। निम्न में कौन सा विकल्प अन्य से अलग है? नहाना, कपड़े धोना, कंघी करना, आटा गूंदना। और इसका सही जवाब है कंघी करना। गांव में लोग जोहड़ में क्या क्या कार्य करते हैं? भैंसों को नहलाते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न 10, बांध का पानी निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? पहला, चिकित्सा सेवा, दूसरा, सिंचाई करना, तीसरा, उपरोक्त दोनों कार्य, चौथा, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है दूसरा, सिंचाई करना। प्रश्न 11, जो जल धरती सोख लेती है उसे क्या कहते हैं? और इसके विकल्प हैं पहला, वाष्पीकरण, दूसरा, संघनन, तीसरा, भूमिगत जल, चौथा, जल चक्र। और इसका सही जवाब है तीसरा, भूमिगत जल। प्रश्न 12, पानी का वाष्प में बदलना कहलाता है? पहला, वाष्पीकरण, दूसरा, संघनन, तीसरा, जल चक्र, चौथा, भूमिगत जल। और इसका सही जवाब है पहला, वाष्पीकरण। प्रश्न 13, गर्मी के कारण पानी क्या बनकर उड़ जाता है? और इसके विकल्प हैं पहला, ओस, दूसरा, भाप, तीसरा, बूंद, चौथा, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही विकल्प है दूसरा, भाप। प्रश्न 14, प्राकृतिक जल के स्रोत हैं? पहला, ट्यूबवेल, दूसरा, हैंडपंप, तीसरा, वर्षा, चौथा, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है तीसरा, वर्षा। प्रश्न 15, मानव निर्मित जल के स्रोत हैं? पहला, नल, दूसरा, ट्यूबवेल, तीसरा, उपरोक्त दोनों, चौथा, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही विकल्प है तीसरा, उपरोक्त दोनों। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जल के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हमने चर्चा की कि जल के मुख्य स्रोत यानी जल हमें कहां कहां से प्राप्त होता है। आप सब जान गए होंगे कि बिना जल के हम एक दिन भी नहीं रह सकते। प्यारे बच्चों, आज आपने इस पाठ में वर्षा के जल, समुद्र के जल आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ साथ आपने ये भी जाना कि जल प्रदूषण क्या होता है, ये कैसे होता है, जल प्रदूषण के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और इस जल प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। इस पाठ में हमने कुछ अभ्यास कार्य भी किए और क्विज के कुछ प्रश्न भी हल किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको जल के बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी और अब आप जल के महत्व को समझते हुए अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में जल का उचित प्रकार से प्रयोग करेंगे और न सिर्फ खुद जल के व्यर्थ होने को रोकेंगे, बल्कि यदि आपके घर में, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बंदा जो जल को व्यर्थ गवा रहा हो, तो आप उसे भी जल के महत्व को समझाते हुए रोकेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।